वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग कैरियर ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर पे पीएसएम करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, you will be able to explain Einstein equation and mass action law. You will be able to determine the ratio of electrons and hole concentration for a silicon semiconductor. यहां पर दिए हुए क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हम लोग एक बार उसका रिव्यू भी ले लेंगे कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन होता क्या है। आइंस्टाइन इक्वेशन को मैंने बताया है, अगर हो सकेगा तो हम लोग यहाँ पर आइंस्टाइन एक्सप्रेशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। और रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पे ज्यादातर जो आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ये आपको या तो एग्जाम में प्रीवियसली पूछी गई होगी या आपके नए आने वाले एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट अस स्टार्ट द PSM on carrier transport in semiconductor. The first question is, what is mass action law? So what is mass action law? I already discussed in my learning module कि mass action law क्या होता है। मास एक्शन लॉ के बारे में मैंने ये बताया था कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। यही होता है मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर लोअर कंसंट्रेशन या हम लोग माइनॉरिटी कंसंट्रेशन या फिर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन दी हो तो मेजॉरिटी कंसंट्रेशन, उन सबों को निकालने के लिए करते हैं। सो यू कैन, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि व्हाट इज मास एक्शन लॉ, इट्स व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट से स्टार्ट होने का मतलब है कि आपसे सीधे ही इसकी डेफिनेशन पूछा है कि व्हाट इज द मास एक्शन लॉ। तो आप सिंपल क्या लिखोगे, आप हेडिंग लिखोगे मास एक्शन लॉ। यू राइट दिस हेडिंग। एग्जाम में आप एकदम साफ साफ ऐसी हेडिंग लिखना और आप लिखना क्या, एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में स्टेडी स्टेट कंडीशन हो जाती है। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है तो जितने भी होल्स हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं। रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस होता रहता है, बट दैट कंडीशन इज नोन एज द स्टेडी स्टेट कंडीशन, कि जितना हम जनरेट कर रहे हैं उतना ही हमारा रिकम्बाइन हो रहा है। तो मास एक्शन लॉ इज द लॉ एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि हम उस कंडीशन की बात करते हैं जब हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टेडी स्टेट में चला जाता है। सो एट द थर्मल इक्विलिब्रियम यू विल राइट इन योर आंसर, एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, एट द थर्मल equilibrium, what is happen, the number of electron, the concentration of electron and the multiplication of concentration of hole is equals to intrinsic concentrations का whole square, ऐसे आप लिखते हो। So this is the concentration, this is the concentration of electron and this is concentration of hole, and this Ni is the intrinsic concentration. So this was all about of this mass action law. तो आपको इसी को थ्योरी में लिखना है और इसके आप क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं ये आप लिख देंगे कि हम इससे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन और या कंसंट्रेशंस की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। So this was all about of this question. Let's move to the next question. In this question, what is written? That is, draw the drift and diffusion of electron and holes in electric field. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट के बारे में बताना है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, व्हाट इज डिफ्यूजन कैरियर। सिंपल सी बात है, सेम ही चीज पूछ रहा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, करंट यूनिट एरिया में। सिंपल सी बात है कि हम करंट डेंसिटी की बात करें तो पर यूनिट एरिया की बात करते हैं और उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ कैरियर, यानी कि इन सब का आंसर जो आपको देना है
वो एक ही फॉर्मेट में देना है। तो अगर आप एक ही फॉर्मेट में देंगे तो आपसे एक ही चीज कॉमन पूछी जा रही है कि डिफ्यूजन क्या होता है और ड्रिफ्ट क्या होता है। तो लेट स्टार्ट। आप क्या करोगे एग्जाम में, सबसे पहले एक तरफ बाइफरकेट करके लिखोगे, एक तरफ आप लिखोगे डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन होता क्या है, और दूसरी तरफ आप लिखोगे ड्रिफ्ट, कि ड्रिफ्ट क्या होता है। ठीक है, एंड मार्क अ लाइन। देखिए, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के करंट फ्लो होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन करंट और दूसरा होता है ड्रिफ्ट करंट। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर कोई टोटल करंट फ्लो होगा, दैट इज ड्यू टू दिस डिफ्यूजन करंट एंड ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट करंट। यानी कि अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जे डिफ्यूजन प्लस जे ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में अगर आप जे के टर्म्स में हमने ज्यादातर कैलकुलेशंस किए हैं या हमारे फॉर्मूलाज आते हैं, तो उसमें हम उसको कंसीडर करके देखेंगे। बट सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि डिफ्यूजन होता क्या है और ड्रिफ्ट क्या होता है। तो आप क्या करोगे, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट को कैसे बताओगे? आप करना क्या, एक तरफ खूब सारी कंसंट्रेशन दिखाना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स से भरी हुई कंसंट्रेशन है, एक तरफ बहुत सारी कंसंट्रेशन और एक तरफ बहुत कम कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हम डिफ्यूजन प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो होता क्या है कि सपोज करो अगर हम इसको N1 मान लें, सपोज दिस इज योर N1 कंसंट्रेशन एंड दिस इज योर N2 कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है कि जो चार्जेस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से किधर भागते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रोसेस। आपको यही लिखना है। अगर इस जगह पर डिस्टेंस x1 है और इस जगह पर डिस्टेंस x2 है, तो अगर हम डिफ्यूजन प्रोसेस को लिखेंगे तो क्या लिखोगे, दिस इज डेल्टा n एंड दिस इज डेल्टा x। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा n अपॉन डेल्टा x। यही तो कर रहे हो, जिसमें आप लिख रहे हो n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यानी कि कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट हम लोग निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। आप देखोगे कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा चार्ज कैरियर क्या होता है, होल। तो आप मेरे लर्निंग मॉड्यूल को चेक करना, मैंने डिफ्यूजन करंट के बारे में डिस्कस किया है। और डिफ्यूजन करंट में मैंने ये दिखाया है कि डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होती है वो जेपी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। सो आप लिखते हो जेपी इज इक्वल टू, आप लिखते हो जेपी इक्वल्स टू माइनस क्यू डीपी डीपी अपॉन डीएक्स। अब आप ये पूछोगे ये माइनस क्यों लिखते हैं? कुछ लोग ये बताते हैं कि ये चार्ज माइनस है। एक्चुअली इसमें हम लोग क्यू की वैल्यू एब्सोल्यूट ही लेते हैं, एब्सोल्यूट प्लस क्यू लेते हैं, सिंपल 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये जो माइनस शो करता है और ये जो प्लस शो करता है, ऐसे आप समझने के लिए ये लिख सकते हैं कि चलो ये P पॉजिटिव है, यानी कि होल्स हमारे पॉजिटिव है और Q हमारे निगेटिव है, तो प्लस और माइनस में हमारा ये माइनस आ जाएगा। और माइनस में मतलब अगर हम JN की बात करें तो हम इसको लिखते हैं प्लस Q DN अपॉन DX। तो निगेटिव निगेटिव अगर मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा बेसिकली समझने के लिए है, ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन आपके ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आप यहां देखो, मैं आपको इससे दिखाता हूं पॉइंटर से। ये देखिए, ये हाई कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जब कोई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां मूव करेगा तो करंट ऐसे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के डायरेक्शन में करंट की मूवमेंट हो रही है कि नहीं? यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट करंट की मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज डेल्टा n अपॉन dx। ये चूंकि आपका निगेटिव में है तो हमारा करंट भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। यानी कि करंट जो मूवमेंट में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है उसके निगेटिव में। सो दिस निगेटिव निगेटिव विल बी कैंसिल आउट एंड दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। ओके, ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी चीज हमारा dp अपॉन dx है। सो अगर हमारा dp अपॉन dx है, वहां अगर आप होल रख दो, इस जगह पर आप क्या रख दो, होल्स रख दो, तो होल्स की जो मूवमेंट होगी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी।
तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इसी डायरेक्शन में इसको लेते हैं तो ये अगर निगेटिव होगा तो ये निगेटिव निगेटिव आपस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा जेपी की वैल्यू देखो, आप ये देखो, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये निगेटिव होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम इसको लिख सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया, is IP current per unit area, and this is minus, okay, negative, and this is again negative, so negative negative is positive। ठीक है, तो करंट के साथ आप चल रहे हो, मतलब मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन के आप साथ चल रहे हो, आपका करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब अगर इसमें आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो करंट पर यूनिट एरिया, और ये dn अपॉन dx क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर dn अपॉन dx हमारा नेगेटिव होगा तो सिंपल सी बात है, दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो जिस कंडीशन में हमारा डिफ्यूजन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट चल रहा है। तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट चलता है, होल्स के मूवमेंट के साथ चलता है। तो यही चीज हम इससे शो करके दिखाते हैं। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ द डिफ्यूजन, यही हमारा डिफ्यूजन है, और ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है ऑलरेडी आपके लर्निंग मॉड्यूल में, आप देखना, जहां पर dp इज डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में अगर dp जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से डिफ्यूज करेगा, और जितना कम होगा उतना स्लो डिफ्यूज करेगा। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट ये शो करता है कि कोई चीज कितनी तेजी से हमारी डिफ्यूज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये हमारे डिफ्यूजन कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द अबाउट डिफ्यूजन। अब आप अगर किसी भी सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन हो और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो, तो अगर हम इसमें टोटल डिफ्यूजन करंट की बात करेंगे तो J टोटल डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो Q dn अपॉन dx माइनस Q dp अपॉन dx। दिस विल बी अ सिंपल टोटल डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है, आप मेरे लर्निंग मॉड्यूल को चेक करना। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, अगर कोई सेमीकंडक्टर है, यहां पर होल्स हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर हम एक ही होल और एक इलेक्ट्रॉन, ज्यादा हमको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी लगाते हो, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी लगाते हो। तो पॉजिटिव, चूंकि सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो अगर आप यहां पर निगेटिव लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, पॉजिटिव लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा। ठीक है, यही मूवमेंट होगी, चूंकि प्लस से वो रिपेल होगा, इलेक्ट्रॉन ये रिपेल होगा। तो होल्स के डायरेक्शन में आपका करंट चलता है। ठीक, और आपका जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। तो डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ द करंट विल बी सेम। सो दिस इज ड्यू टू द होल एंड दिस इज ड्यू टू द होल, वन इज ड्यू टू द होल एंड सेकेंड इज द ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। तो आप ये जानते हो कि इस जगह पर प्लस लगा हुआ है, इस जगह पर माइनस लगा हुआ है, एंड दैट डिपेंड, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग हियर। तो हमने ये बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल्स टू, आप लिखते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें मैंने अच्छा खासा डेरिवेशन भी करा रखा है, तो आप इसको देखना कि मैंने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो हम उस करंट डेंसिटी को कैसे निकालते हैं। तो होल्स की मूवमेंट आपकी इस डायरेक्शन में है, इसकी मोबिलिटी अलग होगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग होगी। तो अगर हम इसके थ्रू कोई करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं तो हम वहां लिखते हैं एन क्यू म्यू एन ई। ये लिखा है हमने, ये मैंने ड्राइव करवाया है, एन क्यू म्यू एन ई। जे एन की वैल्यू आप देखना, मेरे लर्निंग मॉड्यूल में जाना, आप देखना। उसी तरह अगर आपका होल्स होगा तो आप लिखोगे पी क्यू म्यू पी ई, ये लिखोगे, क्योंकि दोनों का जो मूवमेंट है भले ही अपोजिट है लेकिन दोनों के करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, ये नहीं करोगे कि आप इसको निगेटिव लिख दोगे, तो आप ये दोनों चीजें एक साथ लिखोगे। सो दिस विल बी जे एन एन क्यू म्यू एन ई, दिस इज पी क्यू म्यू एन पी। तो योर टोटल ड्रिफ्ट करंट, यानी कि जे ड्रिफ्ट आप लिखोगे क्या, आप जे ड्रिफ्ट लिखोगे एन क्यू म्यू एन ई
प्लस पी क्यू म्यू पी ई। तो दिस इज योर ड्रिफ्ट करंट, ये हमारा ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। सो देयर इज टू करंट्स, दैट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज द ड्रिफ्ट। तो किसी भी सेमीकंडक्टर को आप ले लो, किसी भी सेमीकंडक्टर को, और उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करो। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यही होता है ना, प्लस एंड माइनस। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां काम कर रहा है और अगर ये हमारा सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर होल्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे चार्ज कैरियर है। तो अगर हो सकता है इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो, एक तरफ होल ज्यादा हो, एक तरफ होल कम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से काम कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर सारे प्रोसेस को कंसीडर करें, सो देयर इज बोथ ऑफ द प्रोसेस, दैट इज डिफ्यूजन, दैट इज डिफ्यूजन जो कि हो ही रहा है, और साथ साथ इसके साथ क्या चल रहा है, ड्रिफ्ट। अब अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे जे टोटल, यही हमारा मेन आंसर होगा, जो फाइनल आंसर आप लिखोगे, जे डिफ्यूजन प्लस जे ड्रिफ्ट। ओके, तो ये हमारा जे डिफ्यूजन प्लस जे ड्रिफ्ट होगा। तो दिस इज जे डिफ्यूजन, दैट इज, आप उस पूरे जे डिफ्यूजन के फॉर्मूले को यहां पर लेकर आएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, क्यू dn अपॉन dx माइनस क्यू dp अपॉन dx, यही होता है ना डिफ्यूजन, ये पूरा का पूरा डिफ्यूजन करंट होगा। प्लस अगर हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी आपने क्या लिखा, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आपने लिखा n q म्यू n, ठीक, प्लस p q म्यू p, और मल्टीप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पार्ट हो गया हमारा ड्रिफ्ट का और एक पार्ट हो गया हमारा डिफ्यूजन का। अब ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया जिसके अंदर हमने पूरी कंसंट्रेशन की बात कर ली है। अब अगर आप यहां देखो, यहां dn अपॉन dx है, dp अपॉन dx है, n है, p है, सब कुछ है। अगर मान लो सारे के सारे चार्ज करिए ना, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे ऐड होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, होल भी बराबर है, तो आप इन सारी चीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आप यूज कर लोगे। अगर dn अपॉन dx जीरो हो गया तो वो टर्म हट जाएगा, dp अपॉन dx जीरो हो गया तो वो टर्म हट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहेगा तो ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते होगा। तो अगर डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट जीरो है तो इस टर्म को हम हटा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते अगर टर्म बचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा रहने देंगे। अगर मान लो कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप एन इज वेरी मच ग्रेटर देन क्या लिखते हो, पी लिखते हो। तो अगर बहुत ज्यादा है एन इज ग्रेटर देन पी तो आप इस वाले टर्म्स को रखोगे, इस वाले टर्म्स को रखोगे, बाकी सारे टर्म्स को क्या कर दोगे, हटा दोगे, ये टर्म हमारे निकाल दिए जाएंगे। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्यू डीएन अपॉन डीएक्स, ये तो हो गया हमारा डिफ्यूजन के चलते, प्लस एन क्यू म्यू एन ई, ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट के चलते। ये वाला पोर्शन बचेगा, बाकी पोर्शन हट जाएगा। पी इज ग्रेटर, सिमिलरली अगर हमारा पी इज ग्रेटर देन एन है तो आप जिस पोर्शन को रखना चाहोगे उस पोर्शन को रखोगे। हो सकता है सारे हो सकता है कुछ ना हो। तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कि हम किस तरह का उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर मान लो डिफ्यूजन प्रोसेस खत्म ही हो गया है, डीएन अपॉन डीएक्स बिल्कुल इंड अप है, तो हम इन दोनों टर्म्स को नेग्लेक्ट ही कर देंगे। ज्यादातर जब हम ड्रिफ्ट करंट देते हैं तो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस हो नहीं पाता है क्योंकि सारे यूनिफॉर्म हो जाते हैं चार्जेस। तो डिफ्यूजन इज डोमिनेट जो करने, मतलब यूनिफॉर्म कहने का मतलब है जो डोमिनेट करने लगता है। तो जो डोमिनेट करने लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करने लगता है, तो उसके चलते हमारा पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो जे टोटल इक्वल्स टू जे ड्रिफ्ट हो जाएगा। So that depends upon the types of questions and types of semiconductor that you are considering. Okay. इसमें एक पार्ट और भी आता है कि हमसे ये पूछा गया है कि आप पर यूनिट, अगर मैं क्वेश्चन पे दोबारा से जाता हूं, यहां ये लिखा हुआ है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। सिर्फ डिफ्यूजन करंट की बात की है। तो अगर डिफ्यूजन करंट की बात की है तो यहां पर आप एक्सप्रेशन देखो टोटल डिफ्यूजन करंट का, यही है ना जे टोटल डिफ्यूजन करंट हमारा। मैं पॉइंटर से आपको बताता हूं। सो दिस इज योर डिफ्यूजन करंट एंड दिस डिफ्यूजन करंट इज रिटन हियर, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस डिफ्यूजन करंट में अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल सी बात है, हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहां पर क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे, इसको आप लिखोगे करंट डिफ्यूजन per unit area and this area will be multiplied with this factor.
तो अगर ये एरिया इस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको करंट डिफ्यूजन मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा हमको एक छोटा सा स्टेप उठाना है। अगर हमसे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्वेश्चन पूछ देता है तो आप ये करोगे सिंपल। तो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत इसमें कुछ खास आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इसमें सारे क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, और वो एक चीज ये कॉमन है कि आपसे पूछा है ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के बारे में बताइए। तो आप ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के बारे में ऐसे ही वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों क्या होता है। टोटल करंट किसी भी सेमीकंडक्टर में दोनों के चलते फ्लो होता है, ड्रिफ्ट के चलते भी और डिफ्यूजन के चलते भी, और उसके चलते जो इक्वेशन बनती है वो आई टोटल की ये बनती है। इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया से आप डिवाइड कर दो तो हमको जे टोटल मिलने लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप इसी तरह से स्टेप वाइज एक्सप्लेन करोगे। यहां मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, बेटर ये है कि आप एग्जाम में पॉइंट्स वाइज लिखो, वन बाय वन एक एक पॉइंट करके लिखो। So this was all about of this question. So let's move for the next question. Describe diffusion, drift and diffusion carrier. Derive the expression of d upon mu equals to kt upon q. ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो। और दूसरा क्वेश्चन दिया डिस्क्राइब डिफ्यूजन ऑफ कैरियर एंड ड्राइव द करंट इक्वेशन रिजल्टिंग ड्यू टू दिस फिनोमेना। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो ड्राइव द इंस्टेंट रिलेशनशिप। टोटल करंट डेंसिटी जनरेटेड ड्यू टू द बोथ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैरियर। ओके, देखिए इस 3 क्वेश्चंस में अगर आप देखो जो थर्ड पार्ट है वो टोटल करंट डेंसिटी की बात है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया है। वो सेम चीज वही है जो कि आपको फिर से बताना है। टोटल करंट डेंसिटी जे टोटल, तो टोटल करंट डेंसिटी से आप जे टोटल निकालते हो और करंट की वैल्यू निकाल देते हो, तो वो तो ऑलरेडी आप जानते हो। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करियर के बारे में भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है। एक नई चीज इसमें है, दैट इज द डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है, वैसे तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट ज्यादातर आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द आइंस्टाइन रिलेशनशिप। आइंस्टाइन रिलेशनशिप इज dn अपॉन म्यू एन इक्वल्स टू kt अपॉन q। kt अपॉन q इज नथिंग बट द वोल्टेज दैट इज vt। तो अगर ये vt वोल्टेज के बराबर होता है, अगर आप d की और म्यू की यूनिट्स रखोगे तो आप उसको कट करोगे तो आपको यही vt की वैल्यू मिलेगी। ये आप चाहो तो एक बार कर सकते हो, बट here the important is that we have to drive the expression of इसमें एक नई चीज यही है कि d अपॉन म्यू को हमको kt अपॉन q के बराबर इक्वेट करना है। तो द क्वेश्चन इज, जो हमारे लिए नया है मैं वो आपको बता देता हूं, बाकी आप मेरे लर्निंग मॉड्यूल में जाना और उसको चेक करके देखना। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ d अपॉन म्यू इक्वल्स टू kt अपॉन q। ये कैसे आप ड्राइव करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझो। अगर मान लो कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसकी एक तरफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक तरफ कंसंट्रेशन काफी कम है। मान लो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, मतलब एक तरफ की जो चार्जेस की वैल्यू है वो ज्यादा है और एक तरफ थोड़ी सी कम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अगर ये चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो चार्ज का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की है। आप इस एक्सप्रेशन में देखो, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। अभी डिफ्यूजन है, मोबिलिटी है, इन सब चीजों के बीच का रिलेशनशिप हमको निकालना है। तो हम अगर एक जनरल बात देखें, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर अगर म्यू आ रहा है तो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए। डी आ रहा है तो यानी कि डिफ्यूजन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और किसकी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो अगर आप एक सेमीकंडक्टर ले लो, सपोज लेट मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम ले रहे हैं। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो दिस इज योर डिस्टेंस x एंड दिस एक्सिस इज कंसंट्रेशन। ये हमारी कंसंट्रेशन है और ये हमारी x है। तो अगर आप यहां देखो, यहां पर मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके रिस्पेक्ट में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ कम है। इस तरह से यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके रिस्पेक्ट में ये कम है। तो क्या होगा क्या कि जितने भी हायर कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रॉन हैं
जितने भी हायर कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रॉन है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, हमारे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आप एक ग्राफ बनाओगे कंसंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस का, ये कंसंट्रेशन है वर्सेस डिस्टेंस का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेजी से मूव कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स तेजी से इधर मूव कर रहे हैं, ये प्रोफाइल इस तरह का बन के आएगा। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो एक करंट फ्लो होगा, एंड दिस करंट इज नोन एज जे डिफ्यूजन करंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में के अपोजिट चलता है हमारा करंट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से मूव करके जाते हैं तो हम जानते हैं ना कि हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर आयंस होते हैं। तो डोनर आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो डोनर आयन अगर हमारे पॉजिटिव होंगे तो सिंपल सी बात है कि इस जगह पर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी डोनर आयन की वजह से, तो उसके रिस्पेक्ट में यहां पर निगेटिविटी आने लगेगी। So there will be positive charge accumulation and there will be negative charge accumulation. तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन होने से यहां पर क्या बनने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगा तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। तो अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे तो सिंपल सी बात है करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा तो एक तरह की करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। उस करंट डेंसिटी का नाम क्या होता है, मैंने अभी बताया है कि उस एक किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के करंट फ्लो होते हैं। होता है डिफ्यूजन जो कि हो रहा है, और एक दूसरा करंट फ्लो होने लगता है क्या, उस करंट का नाम क्या कहता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। तो इसका मतलब इस जगह पर जो करंट फ्लो होने लगेगा दैट इज जे ड्रिफ्ट। करंट का डायरेक्शन इस तरफ से, तो जे ड्रिफ्ट और जे डिफ्यूजन ये हमारे दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो गए। एक तरफ से जे ड्रिफ्ट आ रहा है, एक तरफ से जे डिफ्यूजन आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम बेसिक इक्वेशन देखें इस सेमीकंडक्टर में, अगर हम बेसिक इक्वेशन देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, जे टोटल इज इक्वल्स टू योर जे डिफ्यूजन प्लस योर जे ड्रिफ्ट। ये लिखोगे ना आप, जे डिफ्यूजन प्लस जे ड्रिफ्ट। तो अभी हम बात करेंगे जे ड्रिफ्ट और जे डिफ्यूजन की, कैसे हम इसको निकालेंगे। तो अब हमको ये बताओ कि अगर यहां पर आपने कोई सेमीकंडक्टर लिया और सेमीकंडक्टर में आपने लगा दी बैटरी, प्लस और माइनस बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने से इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब आप बोलोगे टोटल करंट तो यही है ना भाई, जो हमारा इसमें इंटर कर रहा है और जो हमारा इसमें से एग्जिट हो रहा है। तो अगर आपका ये करंट जो जे टोटल है तो इसकी वैल्यू इसमें क्या है, जीरो है, क्योंकि आपने कोई बैटरी तो लगाई नहीं है। जो भी हो रहा है इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के चलते हो रहा है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के चलते हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जिस एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लिखोगे दिस इज जीरो इक्वल्स टू जे डिफ्यूजन प्लस तो दिस जे टोटल इक्वल्स टू जे डिफ्यूजन प्लस जे ड्रिफ्ट, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, बाहर से हमारा जो टोटल करंट डेंसिटी है वो जीरो होगी। तो अगर ये जीरो है तो जे डिफ्यूजन इक्वल्स टू हम जे ड्रिफ्ट लिखेंगे। अब हम इसका बेसिक फॉर्मूला हम बताते हैं आपको क्या होता है। पढ़ा है हमने अभी, क्या पढ़ा है, डी एन अपॉन डी एक्स, यानी कि अगर हम इसको लिखें क्यू डी एन अपॉन डी एक्स। ओके, ये हमारा होता है क्यू डी एन अपॉन डी एक्स, और ये क्या होता है, एन क्यू म्यू एन ई, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ डी एक्स और इसमें आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे लिए ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहिए, कि हमको ये जानना चाहिए कि डी एन अपॉन डी एक्स कैसे हम निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो हम इसमें खासतौर से, जो जब हमने कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ एनर्जी लेवल्स हैं, तो एनर्जी लेवल्स के टर्म्स में अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो अगर आप डी एन अपॉन डी एक्स निकालना चाहो तो उसके लिए एक छोटी सी आप बात समझो
जैसे मान लो ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है। ये हमारा वैलेंस बैंड कहलाता है और ये हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड कहलाता है। अगर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में आप फर्मी लेवल देखो तो आपका जो फर्मी लेवल है वो किस तरह से चेंज होना चाहिए ये हम देखेंगे। पहले सबसे पहली बात कि अगर आप इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मान रहे हो तो यहां पर हम EI दिखाएंगे। तो जब हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू हुआ था हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे और वो डिफ्यूज हुए थे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर ये वाली एक्सेस डिस्टेंस है और ये वाला हिस्सा वाई वाला हिस्सा कंसंट्रेशन है, अगर ये हिस्सा हम कंसंट्रेशन मान रहे हैं, कंडक्शन बैंड की कंसंट्रेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हमारा फर्मी लेवल होगा, जो हमारा फर्मी लेवल होगा वो इस तरह से शिफ्ट करेगा, क्योंकि एक तरफ हमारा ज्यादा होगा और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, कम होगा। ये हमारा फर्मी लेवल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर बहुत ज्यादा होंगे और इधर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, काफी कम होंगे। बट एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड हो, चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, कोई भी सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, तो इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि ये एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक तरफ कंसंट्रेशन कम है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, चाहे आपका टनल डायोड हो, दुनिया भर का कोई डायोड आप पढ़ो, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो शिफ्ट नहीं होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वो कांस्टेंट होता है। इसमें हमारा वेरिएशन दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, फर्मी लेवल हमारा चेंज हो रहा है एनर्जी लेवल का। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो फर्मी लेवल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप इस बात को लिखोगे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो हमारा फर्मी लेवल का वेरिएशन है DEF अपॉन DX, ये हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। एक्स के अकॉर्डिंग हमेशा जीरो रहेगा। तो हम सबसे पहले इसको में क्या बनाएंगे, फर्मी लेवल बनाएंगे, फर्मी लेवल बनाएंगे। अब आप इसमें एक चीज देखो, ये फर्मी लेवल हुआ, लेकिन हमारा जो EI की वैल्यू है वो तो डेविएट करेगी ना, क्योंकि ये अगर नहीं डेविएट कर रहा है तो हमारा इंट्रिंसिक लेवल तो डेविएट कर रहा है, एक तरफ हमारा पॉजिटिव हो जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव होता जा रहा है। तो अगर हमारा पॉजिटिव होता जा रहा है तो हम इस तरफ से दिखाएंगे ये पॉजिटिव होगा, मतलब होल्स कंडक्शन बैंड की तरफ एक तरफ ज्यादा होगा और इस तरफ निगेटिविटी हमारी बढ़ रही है। तो अगर इस तरह से हम इसको डेविएशन दिखाएंगे, इसका समझ रहे हैं आप इस बात को, ये हम डेविएट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक तरफ प्लस प्लस एक्यूमुलेट होने लगे और एक तरफ माइनस माइनस एक्यूमुलेट होने लगे। फर्मी लेवल एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन ये फर्मी लेवल हमारा कांस्टेंट रहेगा, बट द जो इंट्रिंसिक हमारी जो लेवल है वो क्या होगी, वो थोड़ी सी डिविएट करेगी, यानी कि एक तरफ हमारा प्लस ज्यादा आ रहा है, एक तरफ हमारा माइनस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अगर हम इसमें कोई एनर्जी गैप बनाएंगे तो पूरा एनर्जी गैप इसके पैरेलल चलेगा, दिस इज योर EI, इसके अगर पैरेलल चलेगा ये वाला हमारा होगा EV बैलेंस बैंड, ठीक इसी के पैरेलल आप बनाओगे EC, थोड़ा सा पैरेलल बनाओ, इसके पैरेलल आप बनाओगे EC। तो ये हमारा होगा कंडक्शन बैंड और ये वाला होगा हमारा वैलेंस बैंड। ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि फर्मी लेवल तो हमारा हो गया फिक्स कांस्टेंट और EI हमारा हो गया डेविएट। तो अगर EI डेविएट हो गया तो उसी के पैरेलल में हमारा आएगा EV, उसी के पैरेलल में हमारा क्या आएगा, EC, क्योंकि हमारा इंट्रिंसिक जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज होता है ड्यू टू दिस डिफ्यूजन प्रोसेस। सो अगर ये चीज चेंज होती है तो हम इसको दिखाएंगे, दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। ओके, सो दिस इज द एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ही हम बात कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही इसको जीरो मान रहे हैं और dN अपॉन dx और म्यू एन ई की हम बात कर रहे हैं। सो नाउ एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, so at the equilibrium condition you know that this n equals to ni e पे पावर EF माइनस EI, इसको लेके कंफ्यूज मत होना, ये माइनस में होता है, हमने EF को इधर ले लिया है, अपॉन KT।
ये हमारा ये होगा। तो अगर हम इसमें dn अपॉन dx निकालें, ये हमको ये निकालना बहुत जरूरी है। ni हम क्या लिखेंगे, e पे पावर ef माइनस ei अपॉन kt, this is the value, and then you will write this is def upon dx minus dei upon dx अपॉन, हम इसको kt से रिप्लेस डिवाइड कर सकते हैं, वन अपॉन kt भी आएगा। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो एन आई ई एफ माइनस ई आई को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ माइनस ई आई अपॉन के टी क्या किससे रिप्लेस होगा, एन से। तो दिस विल बी रिटन एज एन अपॉन के टी। वेरी सिंपल। किस टर्म को हमने शुरू में बोला, अभी बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ई आई अपॉन डी एक्स, ये बचेगा। तो अगर आप इस जगह पर कंसंट्रेशन की वैल्यू लिखोगे डी एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन के टी, ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं डी ई आई अपॉन डी एक्स। ओके, दिस इज योर इक्वेशन ए, हम इसको ए मान लो। नाउ सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या लिखना चाहिए, ई एनर्जी इक्वल्स टू, हम चूंकि हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो अगर आप मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, एनर्जी इक्वल्स टू अगर हम क्यूवी के टर्म में इसको लिखें, क्यूवी के टर्म में लिखें तो हम इसको लिखेंगे डीई अपॉन डी एनर्जी अपॉन डी एक्स, जो कि हमारी बदल रही है, कौन बदल रही है, ई आई बदल रही है। सो क्यू डीवी अपॉन डी एक्स। सो अगर आप dv अपॉन dx को किससे रिप्लेस कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, वन अपॉन क्यू डिफरेंशिएशन एनर्जी अपॉन dx। You can define this electric field equals to 1 upon q differentiation energy upon dx. So now you can write it. This is 1 upon q differentiation ei अपॉन डी एक्स। तो आप एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैं वेक्टर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज 1 अपॉन क्यू ई आई अपॉन डी एक्स। नाउ कम टू द सेंट्रल इक्वेशन जो हम मेन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन हमने क्या लिखी है, हमने लिखा है जीरो इक्वल्स टू क्यू डी एन अपॉन डी एक्स एन क्यू म्यू एन ई। तो वी हैव रिटन दिस इक्वेशन। तो अगर हम डी एन अपॉन डी एक्स की बात करें तो डी एन अपॉन डी एक्स हमने क्या निकाला, क्यू डी एन। अब देखो डी एन अपॉन डी एक्स क्या निकाला, डी एन अपॉन डी एक्स हमने निकाला माइनस एन के टी डी ई आई अपॉन डी एक्स। तो हम इसको यहां पर इससे रिप्लेस कर दें, माइनस एन अपॉन के टी डिफरेंशिएशन ई आई अपॉन डी एक्स, ये हमने इसको निकाला, प्लस एन क्यू म्यू एन ई है तो हम लिखेंगे एन क्यू म्यू एन तक तो लिखेंगे इंटू 1 अपॉन क्यू डिफरेंशिएशन ई आई अपॉन डी एक्स ही तो लिखेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास ये क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा डी ई आई, और अगर हम एन देखें तो ये हमारा इसमें से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, दिस एन पोर्शन, दिस एन पोर्शन, दिस डी ई आई पोर्शन, ये सारे पोर्शन हमारे क्या होंगे, कॉमन निकलेंगे। तो अगर हम इनको कॉमन निकाल लें तो आप लिखोगे एन डी ई आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हम निकाल लिया, हम लिखेंगे माइनस क्यू डी एन अपॉन के टी, दिस इज टेकन एन डी आई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, म्यू एन इक्वल्स टू जीरो, यही तो लिख रहे हो आप, दिस इज इक्वेटेड टू जीरो। अब आप इसमें देखो, दिस एन ये जीरो हो सकता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नहीं, ई आई अपॉन डी एक्स ये भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई टर्म जीरो हो सकता है तो वो ये टर्म जीरो हो सकता है, ये फैक्टर।
जिसमें मोबिलिटी माइनस ये वैल्यू है, अगर ये दोनों एकदम बराबर हो जाए तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो फॉर इक्वेटिंग इट 0, मतलब बात समझिए, मैं फिर से बता रहा हूं. देखिए ये n है, नंबर ऑफ चार्ज करियर कभी भी 0 नहीं होंगे. एनर्जी विथ रिस्पेक्ट ऑफ dx ये हमने बताया ei की, ये 0 नहीं होगी. 0 q dn अपॉन kt, लेकिन ये इक्वेशन बन गया है. ये इक्वेशन अगर आप देखो तो ये इक्वेशन आपस में 0 हो सकता है. मोबिलिटी की वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ सकती है, तब ये चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 इक्वेट हो रहा है. तो अगर अगर ये 0 इक्वेट हो रहा है तो ये टर्म 0 नहीं, ये टर्म 0 नहीं, ये टर्म तो हो सकता है ना 0. तो हम इसको 0 की इक्वेट कर रहे हैं. तो अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो हम लिखेंगे दिस इज म्यू एन माइनस क्यू डी एन अपॉन kt equals to 0. This is mu n q dn kt. ये होगा. तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप क्या लिखोगे, दिस इज kt ऑन q इज इक्वल टू dn ऑन mu n. यही आता है. और kt अपॉन q को हम क्या लिखते हैं, vt. vt इक्वल्स टू dn अपॉन mu n. ये एक कांस्टेंट के बराबर है. k इज कांस्टेंट, t इज कांस्टेंट. यहां देखो आप, k इज कांस्टेंट, this k is constant, this t is constant, this q is constant. This kt upon q equals to vt and this is equals to dn upon mu n. ये वैल्यू हमारी आती है. इसी को हम लोग कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशनशिप. अब टेम्परेचर आप फिक्स कर दो, 300 केल्विन कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 26 मिली वोल्ट. अलग अलग करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी. सो दिस अगेन dn अपॉन म्यू एन की वैल्यू भी चेंज होगी. ये डिफ्यूजिविटी है, ये म्यू एन है. जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि ये फ्रीडम ऑफ मूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, दैट इज मोबिलिटी, उसी तरह ये डिफ्यूजिटिविटी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ डिफ्यूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, लेकिन ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये विद इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ही बारे में, यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन से स्लो कंसंट्रेशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाएगा, उस जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे सेमीकंडक्टर में तब. ठीक. सो दिस बोथ आर सेम एंड दिस Vt इक्वल्स टू, मैं फिर आपको याद दिला देता हूं, 26 मिली वोल्ट एट रूम टेम्परेचर. ये इतना होता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सॉल्व करना चाहिए, खास तौर से जब आपको यहां पर ये फिगर्स बनानी है. ये फिगर्स जब तक आप दिखाओगे नहीं, तब तक आप ये नहीं दिखा पाओगे कि इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होता है, फर्मी लेवल नहीं चेंज होता है. EI जो है, यानी EI की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, यानी कि हमारा पूरा का पूरा बैंड टिल्टेड होगा. जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो ना किसी पीएन जंक्शन में, अगर आप बैंड स्ट्रक्चर बनाओगे तो बैंड स्ट्रक्चर टिल्ट होते हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट होते हैं. लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें तो फर्मी लेवल बिल्कुल बराबर रहता है, वो चीज चेंज नहीं होती. हाँ, ये अलग बात है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तब उसमें वेरिएशंस दिखाई दे सकते. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन, in silicon semiconductor, it is observed that 3/4 of the current is carried by hole and the rest part by electron. What is the ratio of electron and hole concentration? It's very simple. आपसे ये पूछ रहा है कि 3/4 जो है वो होल्स आपको करंट्स फ्लो कराते हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट है. तो कितना होगा, अगर हम 3/4 होल्स रहते हैं तो 1/4 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो आप इसको लिख सकते हो, IH current is 3/4 of I current and IE current is 1/4 of I current. ठीक है. तो हम ये जानते हैं इन जनरल क्या होता है, J इज इक्वल टू होता है सिग्मा E. इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगा नहीं ना, सेम होगा. तो J इज इक्वल टू आप लिखोगे दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज NQ mu E. So your current equals to
NQ mu E into A, that is the cross sectional area. This will be your current value. तो अगर हम IH की बात करें तो आप लिखोगे P Q mu P into E, that is the cross section area. और अगर हम IN की बात करें NQ mu NE into cross section area. आपको करना क्या है, इसी इक्वेशन में इन दोनों को पुट कर देना है. आप लिखोगे दिस इज PQ mu PE into A divided by NQ mu NE into A equals to 3 by 4 into I divided by 1 by 4 into I. This I will be cancelled. This is equals to what? This is equals to 3. इसमें क्या क्या कैंसिल होगा आप देखो, इसमें कैंसिल होगा AA, इसमें कैंसिल होगा EE, इसमें QQ भी कैंसिल कर सकते हो. So this will be NQ and NP. So in the silicon, it is the third quarter of, you have to find out the ratio of the electron and hole. So you will simple write. So this will be QQ will be cancelled out. This will be P mu P n mu n equals to 3. ये हमारी वैल्यू आएगी. सो हमको निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आप निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे दिस विल बी n mu n and this will be P mu P equals to 1 upon 3. ये लिख सकते हैं हम इसको अपोजिट करके. तो आप ये जानते हो dn upon mu n is equal to dp upon mu p. यही होता है ना आइंस्टाइन रिलेशन, is equal to vt. तो अगर हम dn upon dp is equal to लिखें mu n upon mu p, this is equals to again vt and vt equals to 26 millivolt at room temperature. तो आप यहां बताओ mu n upon mu p को किससे रिप्लेस कर दोगे आप लिखोगे n upon p equals to 26 millivolt equals to 1 upon 3. So your ratio equals to n is to 1 equals to 1 upon 3, 26 10 to the power minus 3. So this will be 1003 into 26. ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना. You will get the ratio of concentration of electron with respect of concentration of hole. आपको इसमें सिंपल यही करना है. आपको एक बात तो पता है कि J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है, और करंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो होल्स की भी करंट डेंसिटी ऐड आती है और इलेक्ट्रॉन की भी करंट डेंसिटी आती है. तो एक जनरल इक्वेशन की हमने बात की NQ mu n E into A की, एंड देन वी टॉक अबाउट कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों को सेपरेट किया और हमने ये जाना कि इसका 1/3 ऑफ आई है और ये 1/4 अपॉन आई है, एंड देन वी पुट दिस वैल्यू एंड देन फाइनली वी कैलकुलेट दिस वैल्यू. यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि dn अपॉन mu n इक्वल्स टू हमको यहाँ पर ये चीज पुट. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स के बारे में आप इससे मेरे आंसर से मैच करिएगा. So you can write this equation n is to p equals to 1000 upon 3 into 10 to the power 6. आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि 1000 रेशियो 52 भी लिख सकते हैं. 1000 आपके होल इलेक्ट्रॉन है और 52 आपके होल है. मेजॉरिटी कैरियर से आपका कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया. माइनॉरिटी कैरियर कौन सा हो गया, होल हो गया. ये रेशियो आपके ये शो कर रहा है. ये रेशियो से आपको ये चीज पता चल जाती है कौन सा वैल्यू ज्यादा है, कौन सा वैल्यू कम है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now you are able to explain drift and diffusion current. Now you are able to explain Einstein equation and mass action law. Now you are able to determine the ratio of electron and holes concentration for a silicon semiconductor. इन सब चीजों में आपने ये देखा कि आइंस्टाइन रिलेशनशिप क्या होती है, हम उसको कैसे ड्राइव करते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है. इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है. बट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में और माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और सब चीज़ों के बारे में हम लोग और इजीली और अच्छे से हम उसको समझ पाते हैं.
So we have seen these all PSM एक्टिविटी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी और आप जहां पर आपको आइंस्टाइन इक्वेशन ड्राइव करने को पूछ सकता है और जहां पर आपसे कंसंट्रेशन वगैरह के बारे में पूछ सकता है, तो आप जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आई होप कि आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे।